हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे, है ना। और अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। ये मत भूलिएगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वामी विवेकानंद के इस कथन को हमेशा अपने मस्तिष्क में बसा कर रखिए, ताकि जितनी भाग दौड़ में हम लगे रहते हैं, जितना पढ़ाई भी करते हैं ना आप लोग, हाँ, तो अपने आप का ख्याल भी आपको रखना है। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री देख सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद क्या है, क्या परिभाषा होती है, क्या उसके भी कई प्रकार होते हैं, या कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अनुच्छेद लेखन करते समय हमें ध्यान रखना है। सब कुछ बड़ी अच्छे तरीके से भली भांति हम भाग 1 अनुच्छेद लेखन में देख चुके हैं। आज हम अनुच्छेद लेखन, और ये कोर्स ए और कोर्स बी क्लास 10th दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उदाहरण कि किस तरह से अनुच्छेद लिखे जाते हैं, किस तरह से किस आधार पर संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए हमें अनुच्छेदों को शुरू करके उनका समापन करना होता है। जैसा प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि बार बार ये कहा गया था कि शब्द सीमा का ध्यान दें, सुस्पष्ट लिखें, जो भी विषय वस्तु है अर्थात जो भी टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित ही होना चाहिए, हमें विषय से बाहर नहीं जाना है। वही सब अब हम देखेंगे उदाहरणों की सहायता से कि क्या जो हमने भाग 1 में महत्वपूर्ण बातों को सुना, समझा और जाना, क्या ये सभी जो अभी हम उदाहरण देखने वाले हैं उनमें वे बातें शामिल हैं। आइए एक बार पुनः मैं स्वागत करती हूं और चलते हैं पहले उदाहरण की तरफ, जिसका नाम है, जिसका टॉपिक है गांव का देश भारत। जी हाँ, गांव का देश भारत, कृषि प्रधान देश भारत। और यहाँ पर हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु भी रहा है, सोने की चिड़िया भी कहलाया गया है, आपने भी पढ़ा है। इतिहास में भली प्रकार से भारत का बखान किया गया है। कितनी मधुर मधुर गीत भी भारत पर लिखे गए हैं। कितनी अच्छी हमारे देश की सोने की धरती, उगले सोना चांदी मेरे देश की धरती, कई ऐसे गीत भी आपने सुने होंगे, है ना। तो ये जो गांव का देश भारत है टॉपिक है हमारा। अब इसमें संकेत बिंदु है कि भारत माता ग्रामवासिनी। एक और मैं बात कहना चाहूंगी, आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो समझते हैं ना। भारत की यदि हम बात करें तो पुल्लिंग है, लेकिन फिर भारत को माता कहते हैं, ये भी आश्चर्यचकित है कि पुल्लिंग होते हुए भी भारत माता हो जाती है। यही तो विशेषता है कि यहाँ एकमात्र यही शब्द है हिंदी के उसमें पूरे संपूर्ण क्षेत्र में कि भारत पुल्लिंग है, लेकिन फिर भी भारत माता को हम नमन करते हैं, मातृभूमि को हम नमन करते हैं और भारत को माता कहा जाता है। तो यहाँ जो पहला है भारत माता ग्रामवासिनी, अर्थात भारत में गांव, कृषि, यही प्रमुख इसकी विशेषता है। संपूर्ण दुनिया में भारत को एक विशेष रूप से पहचाना जाता है। उसका वर्णन या उसका जो भी परिचय है वो इसी आधार पर है कि भारत गांव का देश है। शायद ही ऐसे अन्य देश हों जहां पर गांव होते हैं, इतनी सुनहरी हरी हरी जो घास, मिट्टी, खेत और जो सुगंधित, या फिर घरों का हम देखें कि गांव में पहले किस तरह से कच्चे मकान हुआ करते थे, अब तो फिर भी पक्के मकान हो गए हैं, है ना। कई प्रकार की जो सरकार द्वारा नीतियां चलाई जा रही उनके आधार पर। तो हमारा जो पहला संकेत बिंदु है वो भारत माता ग्रामवासिनी। दूसरा है दयनीय दशा। अब गांव तो है, मतलब गांव का देश भारत है, लेकिन गांव की ही स्थिति दयनीय क्यों है, इस आधार पर भी हमें लिखना है। नेक्स्ट है अभावों से ग्रस्त गांव। गांव में क्यों हर चीज की कमी है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, जो हमें अन्न प्रदान करते हैं किसान या गांव, उन्हीं के पास संपूर्ण सुविधाएं नहीं है। आखिर ऐसा क्यों। नेक्स्ट है निर्धनता का आखिर क्या कारण है, क्यों गांव पिछड़े हुए हैं, क्यों यदि कोई भी व्यक्ति गांव से शहर में आया है या किसी के पिता किसान है तो वो अपनी कक्षा में या कहीं भी सबके समक्ष अपना इंट्रोडक्शन देने से शर्माता है, या उसके मन में ये हीन भावना होती है कि मैं क्या कहूं कि मैं गांव से हूं। क्यों वो शहरी लोगों के सामने अपने आप को तुच्छ समझने लगता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण है हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट है, लास्ट है समाधान, कि इन सब का समाधान क्या हो सकता है।
भाग 1 अनुच्छेद लेखन के पॉइंट से याद कीजिए। यहां पर देखिए कि जो भी संकेत बिंदु यहां लिखे हैं और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या इन संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए ये अनुच्छेद लिखा गया है? ठीक है, क्या इन सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है? पहला है भारत माता ग्रामवासिनी, उसके बाद है दयनीय दशा, अभावों से ग्रस्त गांव, निर्धनता का कारण और समाधान। चलिए चलते हैं। आशा की किरण, भारत की अधिकांश जनता गांव में निवास करती है। बिल्कुल, भारत की आज भी अधिकांश जनता गांव में निवास करती है। वो बात अलग है कि गांव की जमीन या जो भी खेती जिस पर की जाती थी, आज अधिक दामों में खरीदी जा रही है और उन पर कई प्रकार की फैक्ट्रीज या उद्योगों का निर्माण किया जा रहा है और गांव के रास्ते अब शहरों की ओर ज्यादा आने लगे हैं। इसके पीछे कई कारण है। अब यहां पर देखिए कि आशा की किरण, भारत की अधिकांश जनता गांव में निवास करती है। पंत जी ने अपनी कविता में भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। हमारे राजनेताओं ने आज तक गांव के विकास के लिए गंभीर प्रयास किए ही नहीं हैं। जो भी होता है, जिसके पास है बस उसी को दिया जाता है, जो संपन्न है उसी की सब तारीफ करते हैं। आखिर जो छुपा हुआ है, जो मार्जिनलाइज्ड है या जो हाशिए से बाहर है, वे कहाँ हैं? जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, कहते हैं ना कि पेट के लिए ही तो सब करते हैं। किसानों को क्यों इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है? क्यों गांव के लोगों में हीन भावना की ग्रंथि का विकास हो रहा है? क्यों प्रयास नहीं किए जाते हैं गांव के विकास के लिए? भारत के गांव में अभाव ही अभाव है, कमियां ही कमियां हैं। ना वहां पक्के मार्ग हैं, ना पीने का जल है, स्वच्छ जल की बात कर रहे हैं, और ना आधुनिक सुविधाएं। अब तो धीरे धीरे फिर भी विकास हो रहा है, लेकिन आज भी हम ये नहीं कह सकते कि सभी गांव अब विकसित हैं। ठीक है, हम भी, मैं अपने आप की बात करूं कि मैं भी गांव से रिलेटेड हूं, लेकिन अब शिक्षा के बाद यहाँ ये अपने गांव को चेंज कर लेना या विवाह के बाद दूसरे स्थान पर जाना, लेकिन अब जो गांव पहले देखते थे, यदि आज से हम 25 साल पहले की बात करें तो वो गांव कुछ और था, लेकिन हाँ, अब उस गांव में विकास हुआ है। ठीक है, शिक्षा, चिकित्सा, बाजार जैसी मूलभूत सुविधाएं भी बहुत मुश्किल से ही हैं या नहीं है। गांव में अस्पताल आज भी नहीं है, कुछ दूरी पर अस्पताल के लिए जाना पड़ता है। दशरथ मांझी को याद कीजिए, क्यों वो व्यक्ति पूरा पहाड़ खोद लेता है, और क्यों, एक पार्ट का नाम है ना पहाड़ से ऊंचा आदमी। वो कहानी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होगी कि उनकी पत्नी को जब बच्चे को जन्म देने वाली थी तो किस तरह से उनको कहां कहां से जाना पड़ा था, और रास्ते में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिस पर उन्होंने ये ठान लिया था कि अब इस पहाड़ को खोदकर मैं रास्ता यहीं से बनाऊंगा। तो क्यों गांव के लोगों को ही अधिक संघर्ष करना पड़ता है? तो इसकी तह तक जाना हम सभी का कर्तव्य है। ठीक है, परिणाम स्वरूप गांव में रहना आनंद का विषय नहीं, सब लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, बल्कि एक व्यवस्था हो गई है। गांव में रोजगार का भी अभाव है। गांव में ठीक है, जनता ठीक है, लेकिन अब रोजगार नहीं है तो शहरों की तरफ आना पड़ रहा है। आज की औद्योगिक सभ्यता शहरों पर आश्रित है। शहरों में बड़े बड़े कार्यालय, उद्योग और धंधे केंद्रित हैं। यहाँ तक कि कृषि के लिए उपयोगी बीज, यंत्र, खाद, दवाई आदि के लिए भी शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न यह है कि गांव सचमुच में स्वर्ग बने? इसका एक ही उत्तर है, विकास की धुरी गांव में बनाया जाए। मतलब विकास की धुरी जो है गांव को ही बना दिया जाए। केंद्र बिंदु यदि गांव को ही बना दिया जाए तब तो गांव स्वयं विकास होंगे ना, वहां पर विकास होगा ही। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े चिकित्सालय, मनोरंजन स्थल, श्रेष्ठ विद्यालय, समृद्ध बाजार और उद्योग खोले जाएं, ग्रामीण लोगों को जन्म, शिक्षा, चिकित्सा तथा आजीविका की सुविधाएं गांवों में ही उपलब्ध कराई जाएं, तभी हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। क्योंकि आज भी अत्यधिक जनता जो है, भारत की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, वो गाँव में ही निवास करती है। ठीक है, हो गया हमारा। चलते हैं दूसरा, इंटरनेट एक संचार क्रांति, जिससे आप भली भांति परिचित हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। इसके संकेत बिंदु क्या है? सबसे हम पहले देखेंगे कि इंटरनेट आखिर है क्या, क्या अर्थ है इसका। दूसरा है संचार जगत में क्रांति। क्रांति के अर्थ को समझना होगा कि क्रांति का अर्थ क्या है। क्रांति का अर्थ सकारात्मक, क्रांति का अर्थात परिवर्तन, और परिवर्तन भी कैसा? जिससे सबका भला हो सके, जो विकास की ओर जा सके। ठीक है, शिक्षा में सहायक, इंटरनेट शिक्षा में सहायक है, बिल्कुल है। ज्ञान का भंडार है, कोई सीमा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बस 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 इतना ही। आज आप भी यदि गूगल पर सर्च करें या कहीं भी यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको एक ही प्रश्न के ढेरों उत्तर मिल जाएंगे। तो ये ज्ञान का भंडार ही तो है। दूसरा है शिक्षा में सहायक,
हमारी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इंटरनेट। दोष एवं प्रभाव, अब यहाँ संकेत बिंदु में दिया है कि हमें उसके दोष भी मतलब बताना है और उसके प्रभाव भी बताना है कि जो दोष अर्थात कमियां और क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्या इसकी कमियां हैं, वो सब हमें बतानी है। लेकिन हम बताएंगे कब? जबकि संकेत बिंदुओं में दिया हो। यदि संकेत बिंदु में दोष एवं प्रभाव ये वाला नहीं बिंदु दिया जाता तो हमें उसकी कमियों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, हमें फिर यहीं पर समापन की ओर ले जाना था शिक्षा में सहायक के बाद। याद कीजिए, जो पहला भाग हमने देखा था उसमें लिखा था ना कि अधिकतर हमें सकारात्मक पहलुओं को ही दिखाना है कि हमारे पास क्या है। यदि हम ही पहले से ही कमियों को दिखाएंगे तो हम सकारात्मक पक्ष की ओर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ, इसमें दिया है तो हम उस पक्ष की ओर भी जाएंगे। आइए देखते हैं। इंटरनेट उस ताने बाने को कहते हैं जो विश्व भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट का हिंदी शब्द है अंतर्जाल, और ऐसा जाल जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंटरनेट ने सभी कंप्यूटरों की जानकारियां सभी को उपलब्ध हो जाती हैं। इस संचार तंत्र से संचार जगत में सचमुच जानकारियों का अंबार लग गया है। एकदम अंबार लग गया है, कोई सीमा नहीं है। एक बात के अनेकों अर्थ हैं, एक प्रश्न के कई उत्तर हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह ज्ञान का विस्फोट है, एकदम ज्ञान का भंडार है। इंटरनेट पर ज्ञान की अनंत सामग्री उपलब्ध हो गई है। जितनी ताज़ा खबरें, जितने आधुनिक लेख इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाते हैं, उतने तो रोज रोज छपने वाले अखबारों में भी नहीं मिल पाते। वास्तव में इंटरनेट पल प्रतिपल बदलता रहता है। इंटरनेट के सहारे रेलवे और हवाई जहाज की टिकटें मिल सकती हैं, बुकिंग की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। अब आपको पता है ना, आप तो बड़े इंटरनेट फ्रेंडली हैं। घर बैठे अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी जो पॉकेट है उसमें कैश रखने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ डिजिटल हो गया है। ये किसकी सहायता से? इंटरनेट की सहायता से। बच्चों को अपने पाठ्यक्रम की सारी जानकारी इसके माध्यम से मिल सकती है। देखिए आप यहाँ पर भी कि हम और आप किस की सहायता से जुड़े हैं? इंटरनेट की सहायता से। ठीक है, एक प्रकार से यह शिक्षक की भूमिका अदा करता है। इंटरनेट में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को बार बार पढ़ा जा सकता है कि जो भी जितनी भी बार हम चाहें, मान लीजिए हमें नहीं समझ में आए तो हम कई बार उस जानकारी को पढ़ सकते हैं, कई बार उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रम हो या भाग 1 हमने अनुच्छेद दिया तो एक ही बार कहकर वो आप बार बार देख सकते हैं उसी सेम टॉपिक को। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, घर बैठे बैठे विश्व भर के समाचार पत्र पढ़े जा सकते हैं, सारी संपूर्ण दुनिया के। इंटरनेट की इतनी खूबियां होते हुए भी इसकी कठिनाइयां अनेक हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट जो हमारा संकेत बिंदु है वहां दोष हमें बताना है, इसलिए यहां पर दोष पर हम आ चुके हैं। यदि वहां दोष संकेत बिंदु नहीं होता तो हमें उसकी कमियों को बताने की आवश्यकता नहीं थी। इसका ज्ञान भंडार इतना विपुल है कि ठीक जानकारी उपलब्ध करने के लिए बहुत अधिक समय, ऊर्जा तथा बिजली खर्च करनी पड़ती है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्योंकि कहीं कुछ लिखा है तो कहीं कुछ लिखा है। इससे अच्छा तो हम किताब में ही देख लें, ये भी हमारे मस्तिष्क में आता है। बिजली ना हो तो मनुष्य पंगु हो जाता है। पंगु मतलब समझते हैं, एकदम लाचार, अपंग। ठीक है, वो हो जाता है। इंटरनेट शातिर अपराधियों के लिए स्वर्ग बन गया है। जो अपराधी हैं वो क्या पता क्या क्या करके हैक कर लेते हैं, कहीं अकाउंट से पैसे उड़ाना तो कहीं जानकारी प्राप्त कर लेना, कहीं किसी की फोटो को इधर तोड़ मोड़ कर उधर उधर लगा देना। तो इस पर जो अपराधी हैं उनके लिए ये अच्छा है, लेकिन सामान्य जनता के लिए ये बुरी बात है। कुशल अपराधी लोगों के बैंक खातों तथा अन्य कागजातों में छेड़छाड़ करके उन्हें घर बैठे बैठे ही लूट लेते हैं। अब चोरी का डाका डालने के लिए उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, अब वो घर बैठे ही ये सब कर लेते हैं। तो ये क्या है? अभी इन साइबर अपराधों से बचने के उपाय लोकप्रिय नहीं है। धीरे धीरे लोग इन्हें जान जाएंगे, तभी इनके दुष्प्रभावों से बचा जा सकेगा। तो जितना सुविधाजनक है उतना ही ये नुकसानदायक भी है। इसलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि जो भी कार्य हम डिजिटल माध्यम से करते हैं या इंटरनेट की सहायता से करते हैं, उसमें पूर्ण रूप से माइंड को चौकन्ना रखना होगा, ताकि किसी भी प्रकार से हम अपने आप का नुकसान ना होने दें।
इंटरनेट पर तो दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन हमें जो चाहिए, जो हमारे काम का है, जो हमारे शिक्षा या एजुकेशन में हमारी सहायता करे, हमें उसी तरफ जाना है। अन्यथा वहाँ तो तरह तरह के वीडियोस भी रहेंगे, लेकिन हमारे जो अपने बड़े हैं, बड़े भाई बहन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, जिस तरह का हमसे मार्गदर्शन हमें देते हैं उसका हमें पालन करना है। अन्यथा रास्ता भटकने का भी एक ये साधन है। ठीक है, तो इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। नाम है समय किसी के लिए नहीं रुकता। बिल्कुल, समय तो रुकता ही नहीं, ये हम भली भांति और बहुत कई बार सुनते आ रहे हैं कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, है ना। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये भी आप सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए संकेत बिंदु किस तरह के हो सकते हैं। प्रस्तावना तो हमें लिखनी है, स्टार्टिंग तो हमें करना ही होता है। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता है। जो व्यक्ति समय के मूल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। निष्कर्ष, या फिर आप उस सूक्ति से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ठीक है, समय बीत जाने पर किए गए कार्य को कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब पछताए हो तो का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी आपने सुना होगा। और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल और उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो समय के साथ नहीं चलता उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिसने समय के साथ चलना सीखा मतलब वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके पीछे रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, जो व्यक्ति आलस में आकर समय गवा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं टाइम को, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जैसे संत कवि कबीरदास ने कहा था ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ आपको पता ही होगा कि जो भी हमारा कार्य है वो हमें ससमय ही पूरा करना चाहिए, और यदि हम कर सकते हैं तो समय से पहले करना है। यदि हमने सोचा कि अब नहीं कल कर लेंगे, तो जब आज का हम इतना काम नहीं कर पा रहे हैं तो कल का भी काम होगा और आज का भी काम फिर कैसे कर पाएंगे, सोचने वाली बात है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, ये जो विद्यार्थी जीवन काल है ना, सबसे महत्वपूर्ण काल होता है जीवन का। इस विद्यार्थी जीवन काल में या स्टूडेंट लाइफ में हमने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को समय पाबंदी में एकदम अच्छी तरह से रख लिया। हर एक काम का हर एक अनुशासन, समय पाबंदी, मधुर व्यवहार, आदर, सम्मान, स्नेह, प्रेम, इन सब मूल्यों को अपने अंदर बसा लिया, तब समझिए कि हमारा संपूर्ण जीवन सुखमय बीतने वाला ही होगा। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि हमने इस काल को यूं ही गवा दिया कि अभी क्या है, हम छोटे ही तो हैं, कर लेंगे, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी काम छोड़ने पर तो होता ही नहीं है। अब सोचिए ना कि जब हम इतना नहीं कर पाए तो इतना कैसे करेंगे, फिर हम सोचेंगे ओह अब नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है आज जो समय हमारे पास अच्छा है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, कल वो परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रही तो। इसलिए तो कहते हैं ना कि कुछ विद्यार्थियों का ये रहता है कि परीक्षा होगी स्टार्ट तब हम पढ़ लेंगे। तो फिर ये भी सोचना चाहिए कि 4-5 दिन बाद खा लेंगे। हर दिन खाने की आवश्यकता क्या है, नाश्ता क्यों करना, भोजन क्यों करना, रात्रि भोज क्यों करना, 4-5 दिन बाद खा लेंगे ना, उसमें भी तो समय जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो जिस प्रकार से जीवन को सही रूप से बिताने के लिए या अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन हमें ब्रेकफास्ट से लेकर फिर लंच और ये सारी चीजें करनी होती हैं, उसके बाद ही हम अपने आप को हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रख पाते हैं। ठीक उसी तरह से जो प्रतिदिन का कार्य है, मैं विद्यार्थी जीवन काल की बात बता रही हूं कि जो भी आपका कार्य है उसे नित्य प्रतिदिन करते रहिए। अनुशासन के साथ अपना जीवन बिताना है, समय पाबंदी को बहुत ध्यान में रखना है ताकि हर एक काम हम ससमय पूरा कर सकें और किसी काम के लिए हमें किसी दूसरे का पीछा ना करना पड़े या किसी की जी हजूरी ना करना पड़े। क्योंकि अक्सर वही लोग दूसरों के आगे पीछे भटकते रहते हैं जो स्वयं कुछ करने योग्य नहीं होते। और स्वयं करने योग्य कब नहीं बन पाते हैं हम, जब हम समय का पालन नहीं करते। तो हमें उन चीज़ों को सोचना है कि यदि हमने समय का पालन नहीं किया तो क्या होगा हमारा आगे आने वाला या कल। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमें परिणाम की देखना है कि यदि हम ऐसा कार्य करेंगे तो ये होगा, वैसा कार्य करेंगे तो ये होगा। ठीक है, देखिए समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है।
पता ही नहीं चलता। यदि हम सो जाते हैं तो पता चलता है, मम्मी हमें जगाती है, उठो उठो सुबह हो गई, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई, या फिर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, ओहो अभी तो मैं सोया था 2 घंटे हो गए, पता ही नहीं चलता। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पावेगा, ये भी आपने सुना होगा। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी तभी हो सकती है जब हम समय का नियमित रूप से पालन करेंगे। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए और अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी होती है। क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में हम अब सोच रहे हैं तो एक तो जो बीत चुका है उसको हम पकड़ नहीं सकते, दूसरा हम उसके बारे में चर्चा कर करके वर्तमान का समय और नष्ट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो गया वो भी गया और जो हाथ में था वो भी गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अभ्यास का महत्व। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जनिमति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। ये भी आपने सुना है। प्रस्तावना देखेंगे, अभ्यास का अर्थ क्या है और समाधान या निष्कर्ष देखेंगे। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष आते हैं कि जो हमें लगता है कि ये तो कहानियां हैं। कहानियां यूं ही नहीं बनती हैं स्टूडेंट, सुनना है आपको कि जो भी उदाहरण आते हैं वो वास्तविक हैं और उदाहरण के रूप में हमारे लिए ये मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारी प्रेरणा है, कौन? इंसानी तो थे वो भी। अब यहां पर आप देखिए कि मंदबुद्धि बालक, जिसको एकदम कहा जाता है कि स्पेशल चाइल्ड है, वो जब ग्रंथ का निर्माण कर सकते हैं तो हम तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे हैं, सब कुछ दिया है हमें, तो क्यों ना हम अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का, अपने शरीर का, अपनी शक्ति का सही से उपयोग करें और सही से उपयोग करके सही रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। ना केवल स्वयं का बल्कि परिवार, समाज और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। लक्ष्य सोचिए तो, कहते हैं ना, ठान लो तो जीत है और हार लो तो, मान लो तो हार है। हमें ठानना है और निश्चित करना है अपनी जीत कि यस आई कैन डू इट। यहां पर मैं बताने वाली हूं, आपको पहले भी मैं बता चुकी हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो 5 सेंटेंसेस हैं उन्हें तो आप मन में बसा लीजिए। एक स्वामी विवेकानंद जी का कथन कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसे कभी नहीं भूलना है, हमेशा अपने यहां रखिए। दूसरा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो 5 वाक्य हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से बता देती हूं। सबसे पहला है, आई एम द बेस्ट। यस, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। ऑफ कोर्स मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। I am the best, I can do it, God is always with me। हमेशा मेरे साथ है। और परमात्मा कब हमारे साथ रहता है? जब हम स्वयं की मदद करते हैं। वो भी आपने सुना होगा ना, God help those who help themselves। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करने के लिए आगे तो बढ़े। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं और नहीं करना है तो हाउ कैन इट पॉसिबल? I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner and today is my day। Every day you have to repeat this sentences। आप खुद में देखेंगे कि आप में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा कि ये जो उदाहरण है, एकलव्य है, अर्जुन है, क्यों उनका कि लक्ष्य का निर्धारण की जब भी बात होती है तो हमें अर्जुन याद आते हैं। एकलव्य गुरु दक्षिणा या लक्ष्य निर्धारण में याद आ जाते हैं। अब आती है एक ऐसे मंदबुद्धि बालक की जो ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, तो उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी थी, दोहा है, करत करत अभ्यास के जनिमति होत सुजान, रसरी आबत जाती सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब पत्थर पर रस्सी के आने जाने से जब निशान पड़ जाता है। एक रस्सी क्या होती है? लेकिन पत्थर, चट्टान को भी एक रस्सी घिस देती है। तो हमें तो प्रभु ने बुद्धि दी है, परमात्मा ने हमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है इस जगत का, तो क्यों ना हम उस बुद्धि का सदुपयोग करके अच्छे से अपने कार्यों को करें। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर भी निशान बन जाते हैं, उस पर भी उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है, इफ ही और शी वांट।
यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करें तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और इस कुंजी को हमें बिल्कुल अपने हाथ में लेना ही लेना है। अब ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूं। नहीं आता ना तो पूछिए, एक बार नहीं 10 बार पूछिए। हम शिक्षकों का कार्य है आपको समझाना, ठीक है। ये वीडियोस है ना, वीडियो को बार बार देखिए, आप वीडियोस को, आपको समझ में आएगा। नहीं जो समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बिल्कुल भरसक प्रयास करेंगे कि आपके सभी समस्याओं का समाधान हम कर सकें, ठीक है। अगला है वन और पर्यावरण का संबंध। वन समझते हैं आप, जंगल या वन और पर्यावरण का जो संबंध है वो किस तरह का है। क्या पर्यावरण और वन अलग अलग हैं या पर्यावरण और वन एक हैं, या इनका कोई ऐसा मेल है, तालमेल है जो एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित हैं या एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। यस, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो इन संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए लिखना है। वन और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि वन, पर्यावरण या प्रकृति, ये सब प्रकृति के मुख्य अंश माने जाते हैं, मुख्य रूप माने जाते हैं। मनुष्य भी उन्हीं में से एक है। लेकिन क्या पता कौन सी गलत फहमियों के चलते मनुष्य को लगता है कि संपूर्ण प्रकृति सिर्फ मेरी है, मैं ही इसका राजा हूं, मैं जैसे चाहूं इसका दोहन करूं, उपयोग करूं, दुरुपयोग करूं, उसको ऐसा लगता है। लेकिन प्रकृति पर सबका समान अधिकार है, चाहे वो वन्य प्राणी हो, पशु पक्षी हों, पेड़ वृक्ष या लताएं हों, सबका समान है। अब देखिए यहाँ पर वन और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33%, 33% है ना, 33% भाग को अवश्य हरा भरा होना चाहिए। जितना भी संपूर्ण है हमारी प्रकृति, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए कम से कम 33% तो हरा भरा होना ही चाहिए। वन जीवनदायक है, आपको पता है ऑक्सीजन भी, हमें जहाँ से ऑक्सीजन मिलती है वे पेड़ पौधे ही हैं। फिर है ये वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, ये भी आपको पता है। धरती की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, ये भी हम जानते हैं। वनों से भूमि का कटाव, मतलब जो मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन जिसको कहते हैं, वो मृदा अपरदन या भूमि का कटाव रोका जा सकता है। वनों से रेगिस्तान का फैलाव रुकता है, सूखा कम पड़ता है। इससे ध्वनि प्रदूषण की भयंकर समस्या से भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। मतलब वन कितना कुछ करते हैं, लेकिन मनुष्य को सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है। वन ही नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार हैं। वन ही सभी नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार भी हैं। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? अपने आप ही हमें प्राप्त होता है कि जब उनकी उम्र पूरी हो जाए तो उन लकड़ी, फल, फूल, आपने वो भी सुना होगा ना, वृक्ष कभू ना फल भके, तरुवर पिए ही ना पानी। फल, लताएं, पत्तियां, फूल, ये सब हमारे ही तो काम के हैं, तो क्यों हम उनका इस तरह से दोहन कर रहे हैं और हम अपनी लालसाओं को हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं? वनों से हमें लकड़ी, फल, फूल, खाद्य पदार्थ, गोंद तथा अन्य सामान प्राप्त होते हैं। आज भारत में दुर्भाग्य से केवल 23% वन बचे हैं, जबकि होना कितने चाहिए? 33%। ठीक है। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, और वाहनों की संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। और वन संरक्षण एक कठिन एवं महत्वपूर्ण काम है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपना योगदान देना होगा। जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही, तो वनों का कटाव हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं, है ना, और मनुष्य अपने पांव पसारते जा रहा है। जंगल के जो वन्य प्राणी हैं वो अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, और बहुत सी ऐसी जातियां, प्रजातियां हैं जो लुप्त तो हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके घर ही नहीं रहेंगे तो वो भला कहाँ रहेंगे। ठीक है, ये सब होता जा रहा है। अपने घर, मोहल्ले, नगर में अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण को बढ़ाकर इसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी या भावी पीढ़ी का जीवन भी सुरक्षित कर पाएंगे। ये हम सबका कर्तव्य है कि हम इन्हें अच्छे से यूज करें।
आवश्यकता की पूर्ति करती है प्रकृति, लेकिन लालसाओं की पूर्ति कभी नहीं। इसलिए मन में लालच जैसी भावनाओं को कभी भी उत्पन्न नहीं होने देना है। अब चलते हैं एक और उदाहरण की तरफ, जो है स्कूल में वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन इन स्कूल, है ना। किस तरह से लिखेंगे इस पर अनुच्छेद? हर्षोल्लास का विषय, वार्षिक उत्सव की तैयारियां, छात्रों को प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर। इतने यदि संकेत बिंदु हैं तो हमें इन्हीं पर आधारित अपना अनुच्छेद पूर्ण करना होगा। यूं तो हर स्कूल में समय समय पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन वार्षिक उत्सव का इंतजार तो शायद हर बच्चे को रहता ही रहता है। बिल्कुल सही लिखा है कि हर एक स्टूडेंट एनुअल फंक्शन की मतलब तैयारी भी करता है और उसकी वेट भी रहती है कि कब होगा, हम क्या करेंगे, मजे आते हैं बहुत। ठीक है। विद्यालय में वार्षिक उत्सव सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन होता है। वार्षिक उत्सव का दिन लगभग सभी स्कूलों में निश्चित रहता है और सभी स्कूलों में वार्षिक उत्सव को बड़े ही धूमधाम एवं भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसकी तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं, एक थीम रेडी हो जाती है। इस पर आधारित जो भी सांस्कृतिक शिक्षक हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हुए, डांस टीचर हुए, म्यूजिक टीचर हुए, जो भी सांस्कृतिक टीचर्स हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है और वे भली भांति तरीके से अपने अपने विद्यार्थियों को, अपने अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों को तैयार करने में जुट जाते हैं, अपना संपूर्ण योगदान देते हैं। शिक्षक और छात्र छात्राएं इस आयोजन को सफल बनाने में जुट जाते हैं। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है कि क्या क्या होगा, कैसा होगा, शुरुआत कहाँ से होगी, सरस्वती वंदना होगी, फिर उसके बाद ये होगा, परेड होगी, पीटी होगी, ये सारी की सारी बातें होती हैं। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनी, खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की तैयारियां भी की जाती हैं और जो विनर्स रहते हैं या जो टॉपर्स रहते हैं उनको सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं, मेडल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि सहित सभी मेहमानों को निमंत्रण भेजे जाते हैं। जितने भी स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके घर इनविटेशन जाता है ना। और मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट रहते हैं उनका भी एक स्पेशल उनको इनवाइट किया जाता है, एक स्पेशल कार्ड बनता है जिसमें वे भाग लेते हैं। प्रतिभावान छात्रों को इस दिन पुरस्कृत किया जाता है। वार्षिक उत्सव जैसे कार्यक्रम छात्रों की प्रतिभा के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं ना कि जहां जहां बात प्रतियोगिता की आती है, सब आगे आते हैं कि यस मुझे भी करना है, प्रतियोगिता की भावना आती है। और यदि हाउसेज रहते हैं ना स्कूल में, 4 हाउसेज रहते हैं, चाहे वो कोई से भी हों, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, या फिर जो भी हो, नीलगिरी, उदयगिरी, ये सब भी, ठीक है। तो उसमें जो कंपटीशन, ये प्रतिस्पर्धा की जब भावना आती है तो जो हाउस मास्टर्स रहते हैं, टीचर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उनमें भी आपस में ये रहता है कि हमें अपने हाउस को बेस्ट करना है। ये सब कुछ विकास की ओर ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। अब है करत करत अभ्यास के जनिमति होत सुजान। अब ये कि नियमित प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और अपनी सफलता अपने ही हाथों में ली जा सकती है। निरंतर अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र। निरंतर अभ्यास करने से ही जीवन में पूर्णता पाई जा सकती है। हर क्षेत्र में अभ्यास का महत्व है, बिल्कुल हर एक क्षेत्र में। ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जहां पर अभ्यास की जरूरत ही ना हो, चाहे वो पढ़ाई हो, खेलकूद हो, गायन हो, नृत्य हो, कला हो, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी, बोलना, सब कुछ। स्पीकर कैसे? अभ्यास से। गायक अभ्यास से। कहा ना, हर एक फील्ड में प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, उसमें अभ्यास हमें बहुत अच्छे से कुशल बनाता है। निरंतर अभ्यास से ही व्यक्ति कुशलता की ओर जाता है और स्किल्ड पर्सन कहलाने लगता है। चाहे वो स्पीकर हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो प्लेयर हों, सिंगर हों, पॉलिटिशियन हों, कोई भी हों, अभिनेता, एक्टर्स, कोई भी हों, प्रैक्टिस से ही उनके कार्य में निखार आता है। ठीक है, क्या क्या है? निरंतर अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। यदि सफल होना है तो प्रैक्टिस से पीछे कभी नहीं हटना है। ठीक है, प्राचीन काल से ही मनुष्य ने सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूटी, परिश्रम एवं अभ्यास करके ही अपने विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। महाकवि कालिदास से कौन परिचित नहीं है? बचपन में उन्हें लोग महामूर्ख कहकर पुकारते थे। कालिदास को महामूर्ख कहते थे। बिल्कुल ये सत्य है,
सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं है। आज भी किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए कालिदास शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज कालिदास अपने लगातार अभ्यास के कारण ही भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महान विद्वानों में से एक गिने जाते हैं। क्या कोई चमत्कार हुआ था? अभ्यास रूपी चमत्कार हुआ था, प्रैक्टिस रूपी चमत्कार हुआ था, जिससे उन्होंने ये ठान लिया था कि अब हो चुका है बहुत, बस कहते हैं इनफ इज इनफ, अब मुझे अपने कार्य को इतना अच्छे से करना है, क्योंकि बुद्धि सबके पास है, उसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग ये हम पर निर्भर करता है। सदुपयोग करेंगे तो सफलता की ओर जाएंगे, दुरुपयोग करेंगे तो नीचे गिरेंगे, पीछे जाएंगे। ठीक है, मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु है, ठीक है, क्यूरियस रहता है, इसीलिए वह हर रोज नई नई चीजों की खोज करता है, लेकिन वह एक दिन में सफल नहीं होता है। इसके लिए मनुष्य को हर रोज प्रयत्न करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि खिलाड़ी, नृत्य, संगीत, शिक्षा, व्यापार आदि से जुड़े लोग हर रोज अभ्यास करते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में विशेष प्रवीण हो सकें। प्रवीण मतलब समझते हैं, स्किल्ड हो सकें, कुशल हो सकें। यानी सरल शब्दों में कहें तो लगातार प्रयास एवं अभ्यास से एक महामूर्ख व्यक्ति भी एक समय बाद किसी क्षेत्र विशेष में प्रवीण हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि करत अभ्यास की जड़िमति होत सुजान। जड़िमति मतलब मूर्ख, जड़ बुद्धि, सुजान मतलब चतुर, बुद्धिमान हो जाते हैं। इसलिए अभ्यास करने से कभी पीछे मत हटना। जब भी परीक्षाओं के समय हम किताब या कॉपी लेकर बैठते हैं और हमें लगता है हाँ ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, हमने पढ़ लिया, लेकिन कभी ऐसा सोचिए कि बिना बुक के बैठिए, बिना सॉल्यूशंस के बैठिए, ब्लैंक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, फिर देखिए हमें लगता है थोड़ा तो देख लें। इट मीन्स कि हमारी तैयारी में अभी कमी है, तो हमें अभ्यास करना होगा, तब जाकर हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सत्संगति का प्रभाव। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, बहुत अच्छे से सुनिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? सत्संगति। अपने मित्रों का चयन, अपने जो भी आसपास का वातावरण है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम पर, एक मित्र की क्या भूमिका रहती है हमारे जीवन पर। क्या एक मित्र हमें सफलता की ओर ले जा सकता है? क्या एक मित्र ही है जो हमें सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रखवाता है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही है। हमारी जो संगति जैसी होगी उसी प्रकार से हमारा चरित्र निर्मित होता है, खास तौर से विद्यार्थी जीवन काल में। ठीक है, सत्संगति का अर्थ रूपरेखा है, सत्संगति से लाभ, विद्यार्थी जीवन में सत्संगति का महत्व है। ये आप इस काल को हमेशा याद रखिए कि विद्यार्थी जीवन जो काल है वो हमारे मनुष्य का, जो कहते हैं ना, आपने वो दोहा सुना है ना, कुम्हार गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। विद्यार्थी जीवन काल में ही हम अपनी कमियों से अवगत हो पाते हैं, अच्छाइयों को जान पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, जो विचारधारा है उसको हम सही से अपने मस्तिष्क में सही और गलत का निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजन या हमारे टीचर्स हमें विषय ज्ञान देने के साथ साथ जो हिडन करिकुलम है, जो छुपा हुआ है, जो किताबों में नहीं लिखा है, फिर भी उस बात से हमें परिचय करवाते हैं हमारा कि क्या सही है या क्या गलत है। तो ये जीवन काल, यदि इस जीवन काल को हमने अच्छे से जी लिया तो समझिए हम अपना संपूर्ण जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। सत्संगति का अर्थ है अच्छी संगति, यानी ऐसे व्यक्ति जो आचार व्यवहार से विनम्र, चरित्र से साफ सुथरे, सत्य वचन और परहित करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की संगति में रहना या साथ रहने को ही सत्संगति कहा जाता है। एक बार पुनः मैं इन पंक्तियों को दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए कि सत्संगति का अर्थ है अच्छी संगति। अच्छी संगति मतलब कैसे व्यक्तियों की संगति? ऐसे व्यक्ति जो आचार व्यवहार से, मतलब जिनका बोली वाणी एकदम अच्छी हो, विनम्र हों, वे पोलाइट हों, सम्मान करना जानते हों। ये नहीं कि कार्य के आधार पर हम किसी का सम्मान करते हैं। यदि कोई 4th ग्रेड कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं तो हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, कोई सूट बूट पहनकर बड़ी चेयर पर बैठा है तो हम उसके आगे सिर झुकाएंगे, नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने से बड़ों हर एक व्यक्ति का सम्मान करें, हर एक के प्रति विनम्र भाव अपने मन में रखें। ठीक है, चरित्र से साफ सुथरे, चरित्र अर्थात आपको पता है कैरेक्टर, कैरेक्टर इतना क्लीन होना चाहिए जैसे स्वच्छ निर्मल दर्पण। ठीक है, सत्य वचन, जो कहें
वही करें। ये नहीं कि कहना कुछ और है, करना कुछ और है। डींगे बड़ी बड़ी हाँकते हैं और उन पर स्वयं नहीं चलते हैं। दूर रहना है ऐसे व्यक्तियों से। परहित करने वाले, अपना स्वार्थ तो सब सिद्ध करते हैं, परंतु अपने साथ साथ दूसरों की भलाई करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले, और सहायता केवल धन से नहीं की जाती, सहायता कई प्रकार से की जाती। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों की संगति में रहना या साथ रहने को ही सद्संगति कहा जाता है। संगति अच्छी हो या बुरी, दोनों ही मनुष्य के जीवन में गहरा प्रभाव डालती है। यदि संगति अच्छी होगी तो हम उसी कैटेगरी के हो जाएंगे, यदि संगति बुरी है तो हमें फिर वो बुरा नहीं लगेगा और हम भी उसी की तरह हो जाएंगे। और हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है भाई। अकेला नहीं रहना है उसको, समाज के साथ रहना है। अगर हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो हम अच्छी बातों और अच्छी आदतों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, सत्संगति से हमारे दिल में सच्चाई, उदारता और परोपकार की भावना और वाणी में मधुरता आती है। और वाणी में मधुरता जिसकी है, समझिए वो कहीं भी चला जाए कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द वो अपने आप का परिचय स्थापित कर ही लेगा। कहते हैं ना, जिनके पास अच्छे विचार होते हैं वे कभी भी अकेले नहीं होते। सत्संगति मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, और अच्छे लोगों की संगत में रहने से व्यक्ति अपने सभी बुरे कर्म को छोड़ भी देता है। हर व्यक्ति का विद्यार्थी जीवन उसकी संपूर्ण जीवन की आधारशिला होती है। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूं कि विद्यार्थी जीवन में यदि हमने अपने आप को संवार लिया, समझिए कि अपना संपूर्ण जीवन हम संवार चुके हैं। इसलिए छात्रों को इस वक्त अच्छी संगति में रहना चाहिए। अच्छे सहपाठी समझते हैं, क्लासमेट्स के साथ रहने से उनके अंदर सद्गुणों का विकास होगा, जिससे वो भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक एवं सफल व्यक्ति बन सकेंगे। आशा करती हूं आपने सभी उदाहरणों को बड़े ध्यान से सुना है, समझा है, और आप इसी तरह से जो भी टॉपिक दिए जाएंगे उस पर अपना अनुच्छेद लेखन करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरह से हमेशा आपके साथ न्यायपूर्वक अपने जो भी विषय के वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करता रहेगा, वो भी एकदम फ्री। आपको पता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन फ्री दी जाती है। साथ ही साथ सभी प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षा है वो वीडियोज भी आपको फ्री प्रोवाइड करता है। तभी तो है मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी का फेवरेट चैनल। बात करती हूँ कि विषय की शिक्षा आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देख सकते हैं, और किस तरह से देखना है वो भी बता देती हूं। सपोज आपको देखना है हिंदी का, तो क्लिक कर दीजिए हिंदी वीडियो पर। क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो आएगा, आप प्लेलिस्ट पर जाएगी, उसमें संपूर्ण जानकारी रहेगी कि आपको कौन सा टॉपिक देखना है। क्या आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, विषय का सार देखना चाहते हैं, पाठ का सार देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी समाधान देखना चाहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना चाहते हैं, वन शॉट रिवीजन देखना चाहते हैं, जो भी आपको देखना है सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर सेट किया हुआ है, ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना हो। मान लीजिए आपको पाठ्यक्रम देखना है, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही पाठ्यक्रम का वीडियो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपकी क्लास 10th की दोनों कोर्सेज, कोर्स 1 क्षितिज कृतिका, कोर्स 20 स्पर्शो संचयन, संपूर्ण पुस्तक की जानकारी है। कितने पाठ हैं, काव्यखंड, गद्यखंड, कौन लेखक, पाठ का अर्थ क्या है, सब कुछ इस वीडियो में दिया है। ठीक है, जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि नए नए जो भी वीडियोस आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता जाए, और आई एम द फर्स्ट आप ये कह सकें। ठीक है, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपकी तरह और भी जो होनहार स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।